Welcome students in this video lecture based on PPE, that is personal protective equipment। ये लास्ट वीडियो लेक्चर है फायर एंड सेफ्टी के एंड का, और इसी के साथ हम हमारा जो कोर्स आउटकम 1 है उसको एंड करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके के होते हैं और इनके क्या फायदे हैं और हमको इन्हें क्यों इसको वियर करना है। ये जो पीपीटी है ये ओशा द्वारा निर्मित है। ओशा मतलब OSHA, ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 10 घंटे का जो जनरल इंडस्ट्री का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के तहत ये सिखाया जाता है और इसके सहायता से हम काफ़ी आसानी से और सही तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को हम समझ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि पीपीई सूट काफ़ी अब पॉपुलर इंडिया में हो गया है। पॉपुलर इसलिए कि कोरोना वायरस जो है वो उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी डेंजरस रहता है, खासकर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। तो वो एक सूट पहनते हैं जिसे कि हम पीपीई सूट बोलते हैं। तो इस पीपीई सूट का मीनिंग ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, और इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत ही वो पीपीई सूट आता है। लेकिन इंडस्ट्री से देखें, यदि वर्कशॉप की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, तो जो पीपीई सूट है, पीपीई है, ये कई तरीके के इक्विपमेंट से को साथ में लेकर बनता है। जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि ये लेबोरेटरी का है। यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर जो रिसर्चर्स रहते हैं वो खास तरह का सूट पहनते हैं, जिससे कि अंदर होने वाले जो भी रिसर्च है उसमें सही तरीके की सैनिटी बनी रहे। ये जो सूट है बॉम्ब स्क्वाड वाले भी पहनते हैं, और साथ ही साथ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के लिए फायर एंड सेफ्टी पर्सनल भी इस पीपी सूट को पहनते हैं। बट पीपीई का मतलब सिर्फ ये सूट नहीं है, इसमें कई तरीके के इक्विपमेंट समाहित है। तो वो हर किसी को हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं ये स्लाइड्स में हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के जो मुख्य उद्देश्य है, तो डिस्क्राइब द हायरार्की ऑफ कंट्रोल एज इट इज रिलेट टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो हमको ये हायरार्की क्या है, कंट्रोल, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूटिलाइज इन जनरल इंडस्ट्री। जनरल इंडस्ट्री के अंदर प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन होगा इनका पूरा डिटेल में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स का। एक्सप्लेन द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम इसे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये तीसरे पॉइंट तक ही इस इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो एम्प्लॉयर जो रहता है, यदि वो इंडस्ट्री का मालिक हो या सीईओ या इंडस्ट्री को चलाने वाले जनरल मैनेजर्स, ये हमारे अपने जो एम्प्लॉयज रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये उनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है। तो मस्ट प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज, उनको एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि असेस द वर्कप्लेस, एम्प्लॉयज जो है असेस करते हैं उनको। यदि वो असेस करें अपने वर्कप्लेस को तो काफ़ी आसानी से कई चीज़ों का सॉर्ट आउट हो जाता है, जो भी डिफिकल्टीज रहती है। एलिमिनेट एंड रिड्यूस हजार्ड फाउंड यूजिंग इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जो हजार्ड्स होते हैं, जो धोखा देने की जगह होती है, उसको यदि सही तरीके से उसकी पहचान की जाए और उसको एलिमिनेट या ख़त्म या कम कर दिया जाए, तो भी हम कई हजार्ड या दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।
जो तीसरा पॉइंट आता है, देन यूज अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सबसे पहले आपको वर्क प्लेस को असेस करना है कि कहीं कहीं कोई दुर्घटना की जो है वो संभावनाएं तो नहीं है। दूसरे में हम ऐसी संभावनाओं को या तो खत्म करते हैं या कम कर देते हैं। और तीसरे पॉइंट पर ये देखिए आता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज। लेकिन इसमें ध्यान बात यह है कि रिमेंबर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज द लास्ट लेवल ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले हमको वर्क प्लेस को असेस करके जो दुर्घटनादायी या धोखादायक या दुर्घटना जनित क्षेत्र है उसकी पहचान करके उसको खत्म करना है या एकदम कम करना है, रिड्यूस करना है। और लास्ट में हमको इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करना है। तो ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इसका हम प्रयोग सबसे अंत में करते हैं। अब ये जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इसी का ये एक त्रिभुजाकार वर्णन है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल, हम इन कंट्रोल को लाकर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल, अपने जो काम करने के तरीके और जो क्षेत्र है उसको उसका प्रयोग करके कंट्रोल करते हैं। और लास्ट में हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र से आपको पता होगा कि यदि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो छोटी चीजें हैं उनको हम असेस करते हैं और अंत में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हम पहन के काम करते हैं। यदि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने के पहले यदि हम इन तीनों को सही तरीके से समझकर इसको कंट्रोल करें तो हमको शायद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये स्लाइड हम छोड़ के अब देखते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या रहता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल, आपने ट्राइंगल में देखा था इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या रहते हैं। तो फिजिकल चेंजेस टू वर्क प्लेस, यदि आपको पता है कि वर्क प्लेस जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां दुर्घटना हो सकती है, तो आप उस दुर्घटना को रोकने के लिए इंजीनियरिंग टेक्निक का प्रयोग करके फिजिकल चेंज लाकर इस वर्क प्लेस को वर्क प्लेस मतलब जहां पर हम काम करते हैं वो वर्क प्लेस को सही और सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है प्रॉपर आइसोलेशन, जो वर्कर कहीं काम कर रहा हो तो वो आइसोलेटेड ना हो, वो किसी न किसी के रीच में हो, कोई उसको देख रहा हो। वेंटिलेशन, सही तरीके से हवादार इंडस्ट्री होनी चाहिए। इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन, यदि आपको पता है कि यदि कोई इक्विपमेंट हजार्डस है, कोई दुर्घटना हो सकती है उस इक्विपमेंट में, तो आप उसको सही तरीके से मॉडिफिकेशन करके उस इक्विपमेंट को सेव कर सकते हैं और अदर तरीके। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कई तरीके से इस हायरार्की ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं पीपीई कंट्रोल। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू वियर समथिंग, कुछ चीजों को आपको पहनना पड़ता है, उसे ही हम पीपीई कंट्रोल कहते हैं, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंट्रोल, जिसमें कि ये जैकेट्स, ये रेस्पिरेटर्स, सेफ्टी ग्लासेस, हेलमेट्स, वेल्डिंग हेलमेट्स, स्पेशल ग्लव्स, नॉर्मल ग्लव्स, इंडस्ट्रियल शूज, ईयरबड्स एंड कॉरावेल, या आप इसे एक तरीके से वर्दी कह सकते हैं। जनरली इसे हम हमारी भाषा में इसे डांगरी कहते हैं, जो एक एप्रॉन होता है और इसमें पूरी तरीके से वर्कर कवर्ड रहता है। तो इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स अब हम इस स्लाइड से देखने की कोशिश करेंगे। हेड प्रोटेक्शन के लिए हम हेड इंजुरीज जो होती हैं, जो सिर पर लगती हैं और प्लांट के अंदर जब हम घूमते हैं तो जो हमारी हाइट से ऊंची जगह होती है वहां पर हमारा सिर टकरा सकता है। तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम हेड प्रोटेक्शन का प्रयोग करते हैं। और हेड प्रोटेक्शन का प्रयोग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यदि आपने सिर पर हेलमेट लगाया हो तो आपकी आईज, नोज, माउथ
ईयर्स और ब्रेन, ये जो मुख्य पार्ट है हमारी बॉडी के, ये प्रोटेक्ट होते हैं। और कई इंडस्ट्री में ये कंपलसरी है, हमारे देश में भी, कि आप बिना हेलमेट के उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते हैं। हेलमेट और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल शूज, ये दो तो मैं आपको बिल्कुल कंपलसरी बता रहा हूँ कि बिना इसके कोई भी कई इंडस्ट्री हमारे देश में अपने वर्क प्लेस पर आपको एंटर करने नहीं देती है। अब ये कई तरीके के हेड्स होते हैं और ये प्रोटेक्शन इसलिए भी जरूरी है कि यदि आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं और तकरीबन 2200 वोल्ट तक का झटका ये हेलमेट सहन कर सकती है। बाई गलती से कभी आप किसी हायर वोल्टेज से टकरा गए तो आपका सिर स्वस्थ रहता है, करंट जो है इसके अंदर पास नहीं होता है। ये जो हेड गियर है, हेड गियर मतलब सिर पर लगाने वाला जो गियर, उसे हम हेड गियर कहते हैं। तो ये हेड गियर हेलमेट इससे प्रोटेक्ट करता है। इलेक्ट्रिकल में यदि आपको काम होगा, यदि आपको जनरल काम होगा, तो आप सपोज आप सिविल का कोई काम कर रहे हैं तो उस समय आप क्लास जी जनरल पर्पस करेंगे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल काम करेंगे तो क्लास ई का यूज करेंगे, जो 20,000 वोल्ट तक का हाई वोल्टेज सहन कर सकता है और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी पर कार्य करने के लिए यह प्रोटेक्टिव पीपीई प्रेफर किया जाता है। क्लास सी एक और आता है। यह क्लास सी लिमिटेड प्रोटेक्शन देता है और डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल हजार्ड। मतलब आपको कहीं पर भी ना तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड ना जनरल, तो आप क्लास सी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लास सी का प्रयोग कई जगह हमारे यहाँ किया जाता है, न कि क्लास ई या क्लास जी। इनकी डिजाइन करने के लिए कई पैरामीटर्स यूएस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसमें से एक है ANSI। और इस तरीके से अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज आई एंड फेस प्रोटेक्शन। इसके अलावा, हेलमेट के अलावा, जो आपने हेड गियर पहना है उसके अलावा, हम अपनी आंखों के लिए सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी गॉगल, फेस शील्ड और वेल्डिंग फेस शील्ड। अभी तक हमने हमारे देश में फेस शील्ड का प्रयोग काफी कम देखा था, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ड्यूरिंग द कोरोना फेज, जब हमारे पीपीई सूट पहने स्वास्थ्य कर्मी काम करते थे तो वे साथ ही साथ फेस शील्ड का भी प्रयोग करते थे। और बैंक्स में और अभी भी फेस शील्ड का प्रयोग बहुतायत में होता है। वेल्डिंग करने के लिए हम वेल्डिंग फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग हेलमेट का भी इसको कहते हैं। वेल्डिंग हेलमेट वेल्डिंग फेस शील्ड से डिफरेंट होती है। इसे आपको एक हाथ में पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से आप वेल्डिंग को होल्डर पकड़ते हैं, जबकि वेल्डिंग हेलमेट पूरी तरीके से आपके सिर पर रहती है और ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस आप पूरी तरीके से आपकी आईज प्रोटेक्ट रहती है। इन चारों का यदि प्रयोग देखें तो हम सिर्फ अपने आईज के प्रोटेक्शन के लिए इनका प्रयोग बहुतायत में इंडस्ट्री में करते हैं। ये कॉमन कॉज ऑफ आई इंजरी होती है। कुछ कारण है आईज इंजरीज के, जिसमें केमिकल का स्प्लैश होता है, ब्लड या स्प्रे होता है, OPIM स्प्लैश होता है, इंटेंस लाइट हो जहां डस्ट और फ्लाइंग पार्टिकल्स हो, या मोल्टन मेटल का स्प्लैश हो यदि आप फाउंड्री में काम कर रहे हैं तो। इस आई प्रोटेक्शन के लिए दो डेजिग्नेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो, जैसे हमारे यहाँ IS स्टैंडर्ड रहता है, वहाँ ANSI स्टैंडर्ड रहता है। तो ये दो स्टैंडर्ड्स निर्धारित हैं। अब इसमें आई में सबसे ज्यादा हमारे पास दिक्कत आती है कि जब हमारे को चश्मा लगा हो और हमको ये आई ग्लास, सेफ्टी ग्लास पहनना हो, तो चूंकि पावर का चश्मा लगा होता है तो हम इस सेफ्टी गॉगल जो प्लेन होता है इसकी सहायता से हम देख नहीं सकते हैं।
तो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर एक स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो रीड और राइट बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसी को पीपीई के तौर पर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि यदि जिसके पास जो यदि सेफ्टी गॉगल पहना और यदि उसके पास एक पावर का चश्मा लगा हुआ है तो वो उसको उससे देख नहीं सकता है पीपीई से, तो उसके लिए हम प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस का प्रयोग करते हैं और उसी को गॉगल के रूप में हम अपनी आंखों का प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें तीन मुख्य तरीके के आप सेफ्टी गॉगल्स देखेंगे। पहला डायरेक्टली वेंटिलेटेड, यहाँ पर वेंटिलेशन रहता है, आंखों के में हवा आती रहती है, पूरी तरीके से कवर नहीं रहता है। इनडायरेक्ट वेंटिलेटेड, ये डायरेक्ट तो नहीं होता, ये डायरेक्टली वेंटिलेटेड है, ये इनडायरेक्ट वेंटिलेटेड रहता है और ये पूरा नॉन वेंटिलेटेड, मतलब पूरी तरीके से आपकी आईज कवर रहती है। ये हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम किस जगह पर काम कर रहे हैं और हमें किस तरीके के इक्विपमेंट की जरूरत है, ये इस पर डिपेंडेंट होगा। फेस शील्ड का प्रयोग भी हम जहां पर हम काम कर रहे हैं उसके अनुसार ही हम करते हैं। फेस शील्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि वेल्डिंग शील्ड का प्रयोग बहुतायत में होता है और इसे आप एक हाथ में उठाकर रखते हैं या आप हेलमेट पहने तो आप हेलमेट में आप उसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उस शील्ड को, ये फैसिलिटी रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री ये चेंज होती जाती है। जहां पर वेल्डिंग आपको कंटिन्यू करनी है वहां पर आप इस तरीके का वेल्डिंग शील्ड का प्रयोग, जो हेलमेट के अंदर स्टेब्लिश रहती है, उसका प्रयोग करके आप आसानी से वेल्डिंग को कर सकते हैं। लेजर सेफ्टी गॉगल, जब हम लेजर में काम करते हैं स्पेसिफिकली तो हम लेजर सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, यानी कि सांस जब हम लेते हैं, हम अभी मास्क लगा रहे हैं कोरोना काल में, तो ये रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में कई प्लेसेस में बहुतायत में डस्ट, यदि आप पेंट कर रहे हैं तो पेंट के छोटे एरोसोल्स, या आप केमिकल चेक कर रहे हैं तो उस केमिकल चेक में ऑक्सीजन की मात्रा जहां पर केमिकल्स रखे हैं बहुत कम होती है, तो वहां पर भी आप इस रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करके आप जो निर्धारित काम है उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन भी एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और आप चित्र में देख सकते हैं कई तरीके के रेस्पिरेटर्स यहाँ रखे हुए हैं। साथ ही ये वर्कर ने ये रेस्पिरेशन पहन रखा है, ड्यूरिंग पेंट के समय हम इसे पहनते हैं और आईज प्रोटेक्शन के लिए नॉन वेंटिलेटेड ग्लासेस लगाते हैं। और केमिकल की जब हम टेस्टिंग करें या चेक करें कोई लीकेज तो नहीं है, हाईली डेंजर्ड केमिकल्स, तो उसके लिए वो जहां पर रखे होते हैं वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे कि हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में देखा कि आग लगने के लिए हमें 3 तरीके के अवयवों की जरूरत होती है, महत्वपूर्ण अवयव। पहला कंबशन मटेरियल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट। तो इन तीनों में से एक भी नहीं है तो आग नहीं लगेगी, तो हम ऑक्सीजन को ही यहाँ से निकालते हैं और उस समय फिर हम इस ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता से इस केमिकल की टेस्टिंग या निर्धारित काम को पूरा कर सकते हैं। अब ये रेस्पिरेटर्स कई तरीके के होते हैं। एयर प्यूरिफायर, यदि आप गैस मास्क या किसी डस्टी एरिया में काम कर रहे हैं तो आप इस मास्क को लगाकर हवा लेकर काम कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर सप्लाइंग, यानी कि आपको या तो आप एयर प्यूरिफाइंग सिंपली आप सुनकर अपने को जो निर्धारित हवा है इस रेस्पिरेटर्स में लगे हुए फिल्टर्स के माध्यम से आप ले सकते हैं, जैसे साधारणतः हमारा N95 मास्क पूरा करता है। या फिर आप एटमॉस्फेयर सप्लाई, यानी कि आपके पास एक सिलेंडर होगा ऑक्सीजन का और उसकी सहायता से आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग एपरेटस भी इसमें लगा होता है।
रेस्पिरेटर लगाने के पहले या बाद में आपको लगाने के पहले आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये हाइजेनिक हो। तो आप जब अपने यूज के बाद इसे अच्छे तरीके से इसके फिल्टर को धोते हैं और फिर इस फिल्टर्स को लगाकर रीयूज करते हैं। जब हम रेस्पिरेटर्स को स्टोर करेंगे तो हमको डस्ट, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, इन सब से बचाना रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है हियरिंग प्रोटेक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है और भारत में अब काफी बहुतायत में कई इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। यह साउंड पॉल्यूशन से बचाता है और इस तरीके से कई डिफरेंट रूप में आता है। यह इस तरीके से आप देख सकते हैं, हेडफोन्स जैसे हम रहते हैं उसके तरीके से भी आता है कि हम जो बाहर आने वाले साउंड है उससे हम बच सके। मोस्टली हम ये डिफरेंट टाइप के ईयरबड्स का प्रयोग करते हैं हमारे कानों में आने वाले साउंड सिस्टम को रिड्यूस करने के लिए, और इस साउंड सिस्टम को रिड्यूस करके हम अपना पर्सनल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये जो साउंड है दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट डिफिकल्ट कि ये किस तरीके से है, तो हमको इसकी पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके ट्रायल एंड एरर को। तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो साउंड सुन सकते हैं, एक्सपोजर टू नॉइस लेवल ओवर 85 डेसिबल। आपको पता है साउंड जो रहता है उसकी जो यूनिट रहती है वो डेसिबल रहती है। तो 85 डेसिबल तक यदि हम हेयरिंग इसको नॉइस को सुने तो हम बहरे हो सकते हैं। सुनते रहे एक्सपोजर मतलब आप कंटिन्यू सुनते रहिए 85 डेसिबल के साउंड को, तो आप अपनी सुनने की क्षमता खो सकते हैं। और हियरिंग प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड एट 90 dB, मतलब 90 डेसिबल से ज्यादा यदि आपका साउंड आ रहा है तो आपको पीपीई यानी कि ईयरबड लगाना जरूरी है, कंपलसरी है किसी भी इंडस्ट्री में। और इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव हियरिंग कंजर्वेशन प्रॉब्लम, तो इफेक्टिव हियरिंग के लिए इंडस्ट्री में ड्यूरिंग द कोर्स एम्प्लॉय की मेडिकल चेकअप भी होता है जिसके द्वारा उसके सुनने की क्षमता को परखा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डेसिबल साउंड कितने इसके लिए होता है और किस तरीके से बढ़ता है। तो जब हम नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा जो आवाज है वो 70 डेसिबल तक पहुंच जाता है जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये इंक्रीजिंग लेवल बढ़ता है और 85 जैसे हमने पहले बताया, ये ओशा जैसे मैंने आपको बताया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है, इन्होंने ये निर्धारित किया है कि 85 डेसिबल तक का साउंड आपको कंटिन्यू यदि आपका एक्सपोजर रहेगा तो आप अपने सुनने की क्षमता को खो सकते हैं। ट्रक का ट्रैफिक देखिए 90 से 100 के बीच में आता है। चेन सॉ यदि आप चलाएं तो 100 से 120 के बीच में आता है। बुलडोजर या ऐसे किसी हैवी व्हीकल के आसपास आप खड़े हैं और उसका साउंड सुन रहे हैं तो 110 से 120 के इसमें आता है। जैक हैमर का प्रयोग करें तो 130 और 140 डेसिबल से ऊपर आपका जो है वो एरोप्लेन जेट इंजन का जो साउंड रहता है 140 dB से ऊपर रहता है, डेसिबल लेवल इससे ऊपर रहता है, जिसके कारण हम या कोई भी इस जेट इंजन के आसपास खड़ा नहीं होता। बिकॉज आप यदि कभी किसी वीडियो में यदि एयरप्लेन के को देखने समझने की कोशिश करेंगे या ग्राउंड स्टाफ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो इस समय ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स पीपीई खासकर इस हियरिंग प्रोटेक्शन को से बचने के लिए इस तरीके के बड्स का प्रयोग करते हैं। इसको एक और दूसरे चार्ट से भी देखते हैं। आपका जो इम्पैक्ट नॉइज है, अब ऐसा तो हम इस डायग्राम के द्वारा नहीं समझ सकते कि कौन सा 70 कौन सा 80 कौन सा 90 है, तो हम इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दूसरे टेबल के द्वारा कि यदि आप 8 घंटे का साउंड
सुनेंगे तो 90 नॉइस एक्सपोजर आप 90 डेसिबल तक का मैक्सिमम सुन सकते हैं। यदि आप 1/4 आधे घंटे या 15 मिनट का आप सुनेंगे साउंड, तो आप 115 डेसिबल से ज़्यादा सुन नहीं सकते हैं। और किसी भी हालत में ये इम्पैक्ट नॉइज जो है वो 140 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो हमारे पास ईयर प्लग आते हैं, ये डिस्पोजेबल फोम प्लग होते हैं, मोल्डेड ईयर प्लग होते हैं, नॉइस कैंसलिंग ईयर प्लग होते हैं और ईयर मॉफ्स होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं इसका नाम सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पाया। हम इसे ईयर प्लग नहीं, ईयर मॉफ्स कहते हैं। और ये ईयर मॉफ्स हम मैक्सिमम डेसिबल जहाँ पर हो वहाँ पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कभी ईयरबड्स जो हैं वो कभी कान से निकल जाते हैं, ईयर प्लग्स कभी कान से निकल जाते हैं, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और साउंड पोल्यूशन को एकदम मिनिमाइज करते हैं। In the next coming video lecture, we will try to understand few other left PPE, personal protective equipments. Thank you for your kind attention. Thank you very much.